हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों का सही तरीके से चल रहा होगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी को भैया जी क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बोर का परमाणु मॉडल देखने वाले हैं। बोर साहब ने परमाणु मॉडल के बारे में क्या क्या कहा, अपने पोस्टुलेट में क्या क्या बताया। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने परमाणु का मॉडल तब प्रस्तुत किया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया। उन्होंने देखा कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवर तो हो ही गया है, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहता है, किस प्रकार से रहता है, कैसे व्यवस्थित रहता है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। राइट। तो सबसे पहला मॉडल आपका किसका है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये भी आगे चलकर क्या हो गया? फेल हो गया, ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। उसके बाद आया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने भी अपने पोस्टुलेट में एटम के बारे में बताया, बहुत सारे पोस्टुलेट दिए। उनका भी आगे चलकर ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, उन पर भी लिमिटेशन लगा दिया गया। उसके बाद आया नील्स बोर ने, और नील्स बोर ने अपना पोस्टुलेट दिए हैं। देखेंगे आज कितने पोस्टुलेट हैं, और सारे पोस्टुलेट को हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड का कहना क्या था भाई, क्यों गलत हो गया? रदरफोर्ड का मॉडल क्यों गलत हो गया, आइए समझते हैं। रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। और ये क्या है? आपका एक सेल है। ये है आपका न्यूक्लियस। ध्यान से देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और ये जो क्या है, ये है आपका सेल। क्या है? सेल है, या फिर आप ऑर्बिट कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्ष। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो चलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं। उन्होंने, रदरफोर्ड ने यही बात बताया। लेकिन नील्स बोर ने आया। नील्स बोर ने कहा कि भाई रदरफोर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक ऐसा समय आएगा कि ये नाभिक में जाकर कोलैप्स हो जाएगा, नाभिक में जाकर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और जब एटम अनस्टेबल हो जाएगा फिर तो भाई दिक्कत है, फिर तो भाई क्या है? दिक्कत है। इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल पर लिमिटेशन लगा दिया। उसके बाद आया नील्स बोर ने। अब नील्स बोर ने बहुत सारे पोस्टुलेट दिए हैं, 7-8 पोस्टुलेट दिए हैं। वन बाय वन करके हम पढ़ने वाले हैं। बूझे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नाभिक पॉजिटिव होता है। एक दूसरे के बीच क्या होगा भाई? आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 जाकर नाभिक में गिर जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो थक जाएगा, जब थक जाएगा तो उसके पास एनर्जी बचेगा नहीं, जब एनर्जी नहीं बचेगा तो नाभिक में जाकर अंततः गिर जाएगा। और जब गिर जाएगा तो एटम, परमाणु अनस्टेबल हो जाएगा। तब तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ओके, बुझे? चलिए अब आते हैं हम बोर का परमाणु मॉडल पर। अब बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है समझिए, ध्यान से देखिए। बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? बोर का परमाणु मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिन्हें कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। बोर साहब ने कहा ये आपका क्या है? एक नाभिक है, और ये क्या है? कक्ष है। ये क्या है भाई? कक्ष है।
ये है आपका नाभिक और ये क्या है आपका एटम है, दिस इज योर एटम, परमाणु। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दो बात समझ में आपको बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ वृत्ताकार पथ में घूमता है। रदरफोर्ड ने इतना ही बात कहा, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के एक निश्चित वृत्ताकार पथ में, ध्यान से देखिए, एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और इसी वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। बुझे? जैसे आप ऐसे समझिए ना भाई, जैसे महिला लोग को आप देखते हैं पतिदेव की लंबी उम्र के लिए पीपल के चारों ओर धागा लपेटते रहते हैं। तो भाई महिला लोग क्या करती हैं, घूमती है ना पीपल के चारों ओर। तो भाई पीपल को आप मान लीजिए नाभिक और महिला सब हो गया इलेक्ट्रॉन। बुझे? महिला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी प्रकार बोर साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और उसी वृत्ताकार पथ को क्या कहा, कक्ष कहा। क्या कहा, कक्ष कहा। इसको स्टेशनरी एनर्जी भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी आप कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, है ना। बहुत सारा नाम दिया नील्स बोर ने अपने पोस्टुलेट में। तो ये तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत इजी है। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए दूसर का पोस्टुलेट क्या कहता है। दूसर का पोस्टुलेट को ध्यान से देखिए, ये भी उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए दूसर का पोस्टुलेट क्या कहता है, कक्षाओं को क्रमशः के एल एम एन या 1 2 3 4 इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब भाई किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, कक्ष में घूमेगा। कहाँ घूमेगा, ऑर्बिट में घूमेगा। तो अब उस ऑर्बिट को क्या नाम देंगे भाई, कुछ तो नाम देंगे ना भाई। मान लो कि एक बहुत बड़ा मकान है, अब उस बहुत बड़ा मकान में 10-15 रूम बना दिए, तो भाई रूम का नाम दोगे ना, 1 2 3 4। उसी प्रकार नील्स बोर ने क्या कहा, नील्स बोर ने कहा, नील्स बोर इसको कहा के, इसको कहा एल, इसको कहा एम और इसको कहा एन। सभी कक्षाओं को नाभिक की ओर से के एल एम एन नाम दे दिया, या फिर क्या दे दिया, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो प्रत्येक कक्षा को, सभी कक्षाओं को के एल एम एन या 1 2 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। नील्स बोर ने कक्षाओं को क्या कहा, के एल एम एन या 1 2 3 नाम से व्यक्त करते हैं। ये भी आपका रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा एक चीज़ आप समझिए, जैसे जैसे आप नाभिक से दूर होते जाइएगा ना, जैसे जैसे आप नाभिक से दूर होते जाइएगा, उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ते जाता है। क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसका एनर्जी 1, ये ग्रेटर देन एनर्जी 2 का ग्रेटर देन एनर्जी 3 ग्रेटर देन एनर्जी 4। जैसे जैसे आप क्या करिएगा, नाभिक से दूर होते जाइएगा, प्रत्येक कक्षा का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। बुझे कि नहीं। चलिए, तो ये रहा आपका पहला और ये रहा आपका दूसर का। इसमें तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आया। अब जो मेन बात है वो समझिए। देखिए मेन बात अब क्या है, अब देखिए तीसर का पोस्टुलेट क्या कहता है। तीसर का पोस्टुलेट कहता है प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। अब नील्स बोर ने कहा आपका के एल एम एन जो आपका कक्ष है, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा फिक्स होती है और उसी फिक्स ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बुझे, अगर मान लेते हैं इसका 10 जूल 5 जूल लेके चलते हैं। चलिए 5 जूल, कक्षा 1 का 5 जूल, तो कक्षा 2 का 10 जूल, इसका 15 जूल और इसका 20 जूल। तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। देखिए
प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर हम के कक्षा को 5 जूल मान लेते हैं, ऐसे तो एक्चुअली में इतना होता है नहीं, बुझे, इतना होता नहीं है, लेकिन हम मान कर चलते हैं। तो अगर कक्षा 1 का 5 जूल तो एल कक्षा का 10 जूल, एम कक्षा का 15 जूल, एन कक्षा का 20 जूल हम मानकर चलते हैं। और सभी कक्षा का जो ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। अब ये कक्षा डिसाइड करेगा, ये ऊर्जा स्तर डिसाइड करेगा कि मेरे कक्षा में, मेरे ऊर्जा स्तर में कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमेगा या नहीं घूमेगा, वो डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा KLMN, बुझे। जैसे अगर मान लेते हैं एक सोडियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 1s2, 2s2, 2p6, 1। अब बताइए, अगर हम आपको कहें कि बताइए ये 2p6 वाला, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके इस कक्षा में घूमेगा, याद रखिएगा, n=2 में घूमेगा, ना कि इसमें कभी इलेक्ट्रॉन ये वाला नहीं घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? n=2 कक्षा में घूमने वाला है। अगर हम पूछे कि 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा, तो इसमें घूमेगा, इस कक्षा में घूमेगा, बुझे। ऐसा नहीं कि ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है और ना ही होता है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे बढ़ें, हाँ या ना बोलो भाई। ये आपका एक एटम है, ये न्यूक्लियस रहा, ये आपका एटम हो गया, न्यूक्लियस हो ही गया, और ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? सेल है। तो यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए इसको क्या करें, आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम बोर का चौथा पोस्टुलेट देखते हैं। देखिए बोर का चौथा पोस्टुलेट क्या कहता है? चौथा पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या है? सर समझ नहीं आया। भाई मैं किस लिए हूँ? समझाने के लिए। समझ में नहीं आया तो मैं हूँ किस लिए? लिखाने के लिए थोड़ी हूँ भाई, समझाने के लिए हूँ। तो कहता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होता है। अब कोणीय संवेग क्या है? आइए फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग, संवेग क्या होता है? वेग और गुणनफल के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब कोणीय संवेग क्या होता है? देखिए कोणीय संवेग बराबर होता है mvr और इसका जो फॉर्मूला होता है NH/2π। ऐसे देखिए कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? NH/2π होता है। अब कहिएगा यहाँ पर m क्या है? तो भाई यहाँ पर m है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है भाई? v है इलेक्ट्रॉन का वेग। अच्छा r क्या है? r है आपका कक्षा की त्रिज्या। क्या है? कक्षा की त्रिज्या। और यहाँ पर n क्या है? ये आपको n जो दिखाई दे रहा है, ये n क्या है? n है आपका कक्ष की संख्या। क्या है? कक्ष की संख्या है। और यहाँ पर बताइए h क्या है? ये है आपका प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इतना वैल्यू होता है। और 2 क्या है? 2 तो भाई आप सभी को पता है। पाई क्या है? पाई का वैल्यू सभी को पता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 ना, इसका इतना वैल्यू, या फिर आप 22/7, इतना तो पता है भाई सभी को, इतना सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए क्या कहता है,
कोणीय संवेग बराबर mvr अपन nh/2 पाई के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होता है। अब बताइए पाई बराबर क्या होता है, पाई का वैल्यू कितना 180 और 2 पाई 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 2 पाई 360 डिग्री। अब बताइए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से घूमना शुरू करेगा तो पूरा घूमेगा कितना डिग्री 360 डिग्री, और 360 डिग्री के लिए 2 पाई। अगर मान लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर घूमते 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 यहाँ पर आया, यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए पाई, बुझे। अब देखिए कोणीय संवेग क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2 पाई के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, अच्छा n बराबर यहाँ पर रखिए, अगर n बराबर अगर हम 1 माने, n बराबर अगर हम क्या माने 1 माने तो क्या होगा यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा आपका h/2 पाई होगा। इस फॉर्मूला से देखिए n बराबर अगर हम 1 मान लेते हैं तो h/2 पाई होगा। अगर हम n बराबर 2 रखें तो क्या हो जाएगा 2h/2 पाई, और ये क्या होगा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा h/पाई। अगर हम n बराबर 3 मान लें तो क्या हो जाएगा 3h/2 पाई। अगर हम n बराबर 4 मान लें तो 4h/2 पाई। ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा तो इसका पूर्ण गुणज के रूप में घूमेगा। क्या घूमेगा, पूर्ण गुणज के रूप में घूमेगा। अगर आप कहेंगे कि इसमें क्या 15.5 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कभी नहीं। काहे कि बताइए ये nh/2 पाई के पूर्ण गुणज नहीं है। क्या है, nh/2 पाई के पूर्ण गुणज नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर n जो होगा आपका, देखिए n यहाँ लिख देते हैं, n क्या है, n 1 2 3 4 हो सकता है, n कभी 0 नहीं हो सकता, n कभी निगेटिव नहीं होगा, n कभी कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, याद रखिए, बुझे। n 1 2 3 रखिए, n कभी 0 नहीं हो सकता है, n कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जहां पर nh/2 पाई के पूर्ण गुणज होगा। अगर nh/2 पाई के पूर्ण गुणज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, याद रखना है ये चीज, समझे। अब पहली कक्षा के लिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अब बताइए h/ क्या हो जाएगा 2 पाई, और दूसरी की कक्षा के लिए क्या हो जाएगा h/पाई हो जाएगा, या फिर 2h/2 पाई लिखिए। तो यही कहता है अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब मान लेते हैं, यहाँ से समझिए, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात n1 कक्षा की, अब मान लीजिए कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, और ये v वेग से घूम रहा है, कितने वेग से, v वेग से अगर ये घूम रहा है, ठीक है, और इसका हम मान लेते हैं मास 1 है, क्या है, मास 1 है, और इसका रेडियस क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो देखिए mvr क्या हो गया आपका mvr nh/2 पाई, इसके पूर्ण गुणज के रूप में क्या होगा, ये आपका घूमने वाला है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या इसमें L कक्षा में 5.7 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कभी नहीं। L कक्षा में 12.5 इलेक्ट्रॉन कभी घूम ही नहीं सकता है, क्योंकि ये nh/2 पाई के पूर्ण गुणज नहीं है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर बताइए अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, अगला पोस्टुलेट कहता है परमाणु के ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर hv होता है। क्या होता है, hv होता है। क्या होता है, hv। अब यहाँ पर बताइए E बराबर क्या होता है, hv होता है कि नहीं। E क्या है आपका एनर्जी है, h क्या प्लैंक कांस्टेंट है, और v क्या है वेलोसिटी है। अब बताइए अगर हम यहाँ पर इसको लिखें
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एच भी लिखेंगे, 2H भी लिखेंगे, 3H भी लिखेंगे, 4H भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। यहाँ पर H भी कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए H भी, कक्षा 3 के लिए क्या, अगर n का वैल्यू हम 3 रखें 3H भी, अगर यहाँ पर 4 रखें n का वैल्यू तो क्या 4H भी। अब कहता है किन्हीं दो कक्षाओं को ले लीजिए, किन्हीं दो कक्षाओं के परमाणु के ऊर्जा स्तरों के बीच, न किन्हीं दो कक्षाओं के बीच जो अंतर होता है Hv के अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम कक्षा 2 लेते हैं तो कक्षा 2 का 2Hv और कक्षा 1 का -Hv क्या हो गया आपका बताइए। 2Hv में एक Hv गया तो Hv आया, तो इतना का अंतर होता है, ऊर्जा का इतना अंतर होता है, दो कक्षाओं के बीच इतना अंतर होता है। अगर आप ये लीजिए 4, तो 4Hv में आप क्या करें, 3Hv को घटा देंगे फिर भी Hv ही आएगा। तो इतना Hv का क्या होता है, अंतर होता है दो कक्षाओं के बीच। तो ये रहा आपका 5वां पोस्टुलेट, समझे। चलिए इसको नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा अभी भी 3 पोस्टुलेट है बोर्ड मॉडल का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। वो जो आगे वाला हमने 3-4 पोस्टुलेट पढ़ा था वो बहुत ईजी था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें थोड़ा लगेगा कि आपके पास रॉकेट साइंस होना चाहिए, थोड़ा दिमाग होना चाहिए समझने के लिए। ध्यान से देखिए। ओके, देखिए 6ठा पोस्टुलेट क्या कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है तो वह मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है तो वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। अब मान लेते हैं कक्षा 2 में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा 4 में। तो इस टाइम 4 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है कक्षा 2 में, ये इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा देगा और ना ही किसी से ऊर्जा लेगा, न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने मस्त मौला है, अपनी कक्षा में घूम रहा है, ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। कब, जब ये अपने कक्षा में घूम रहा होता है तब। बुझे कि नहीं। कोई भी कक्षा हो, सभी कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। क्या होती है, सभी कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर कक्षा 2 में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है ऊर्जा लेने देने का, बस अपने कक्षा में घूम रहा है। अगर मानिए कि कक्षा 4 में मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो भाई ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, हमें क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। इसमें ना तो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उत्सर्जित कर सकते हैं, ना ही अवशोषण कर सकते हैं। यही बात है, बूझे कि नहीं भाई। क्या बात है, अपने घर में हो, खाओ पियो मस्त रहो, क्या उस टाइम ऊर्जा खपत होगा भाई? काम करोगे तब ना ऊर्जा खपत होगा, है ना। काम करोगे तब ऊर्जा खपत होगा। अगर तुम घर में मस्त मौला से खा रहे हो तो क्या दिक्कत है। वही बात है, ये अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मस्त है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे ना ही अवशोषित करेंगे। दैट्स इट। चलिए अब आते हैं, अब इसको समझिए अगला। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब क्या, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। अगर मान लेते हैं कक्षा 1 वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है कक्षा 1 और कक्षा 2 में आना चाहता है। कक्षा 1 वाला इलेक्ट्रॉन कक्षा 2 में आना चाहता है, कूदना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए भाई, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए, तब जाकर ये कक्षा 1 से कक्षा 2 में कूद पाएगा। अब बताओ भाई, एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए। वही बात है, एक कक्षा से दो कक्षा में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसीलिए ये क्या करेगा, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, तब जाकर 1 कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन 2 कक्षा में आ पाएगा। बुझे, समझ में आई बात, समझे? यही बात यहाँ पर तो ये लिखा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से, और हमने क्या कहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा इसका कक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये कहेगा, बताइए N1 कक्षा N4 या N2 ले लेते हैं, ये क्या बड़ा होता है भाई, N1 कक्षा छोटा होता है N2 से, इसका मतलब N2 कक्षा बड़ा होता है N1 से। तो वही तो बात है, ये निम्न कक्षा हो गया और ये उच्च कक्षा हो गया। जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ पाएगा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद पाएगा। यही बात है यहाँ पर। आगे अब क्या कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब क्या, छोड़ता है, रिलीज करता है। अब बताइए, अगर मान लेते हैं ये तीसरा कक्षा है, क्या है, ये तीसरा कक्षा है, समझिए ये तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलिए यहीं से समझते हैं, तीसरा छोड़िए। हमने क्या कहा, पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ओके, अब देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है ना तो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए वो स्टेबल होने के लिए फिर क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन कक्षा 1 में जाएगा। क्या जाएगा, कक्षा 1 में जाएगा, और इस टाइम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित करता है। क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जित करता है, ऊर्जा छोड़ता है, तब जाकर फिर N2 कक्षा से N1 कक्षा में जाता है। बुझे कि नहीं? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी चढ़ेगा, तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तभी तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदेगा। बुझे? अगर मानो कि हमें दूसरी कक्षा में है, अब हम पहली कक्षा में हैं, तो भाई सीढ़ी पर से उतरने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी थोड़ी चाहिए, हो जा रहे हैं यार टघर कर, समझे? उस टाइम आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो जब आप उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाइएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करिएगा। क्या करिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब उस उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा यहाँ समझ लो। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा की, ओके, पहली कक्षा का हमने मान लिया, पहली कक्षा का जो जूल है कितना है, N1 कितना है, 5 जूल है। अब N2 का कितना जूल है, 10 जूल है। अब हमें बताइए कक्षा 1 से कक्षा 2 में जाने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए कि हम कक्षा 2 में चले जाएं। इलेक्ट्रॉन जब कक्षा 1 से कक्षा 2 में आएगा तो कितना एनर्जी चाहिए, कितना ऊर्जा चाहिए कि कक्षा 1 से कक्षा 2 में आ जाए। भाई पहले से इसके पास 5 जूल है और 5 जूल और देंगे तब हो जाएगा 10 जूल, और जब 10 जूल हो जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में झपट से कूद पड़ेगा। बुझे? झपट से कूद पड़ेगा। पहली कक्षा में इसका ऊर्जा कितना है, पहली कक्षा का ऊर्जा 5 जूल है। अब बताइए दूसरी कक्षा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए, कितना ऊर्जा चाहिए कि दूसरी कक्षा में कूद जाए। तो 5 जूल और देंगे तब न जाकर पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। तो 5 जूल देंगे और इसी को हम बोलते हैं, क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 क्या करें, आप घटा दें। क्या कर दें, E2 माइनस E2 घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 जूल। तो 5 जूल एनर्जी चाहिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, आपका सवाल ये भी हो सकता है, अगर हम मान लेते हैं भाई
N1 कक्षा से N2 कक्षा में आने के लिए 5 जूल चाहिए एनर्जी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में कूदेगा। अगर हम इसको 4 जूल एनर्जी दें तो क्या इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में कूदेगा? कभी नहीं कूदेगा, कभी नहीं। उसको उतना ही एनर्जी चाहिए जितना दूसरी कक्षा में एनर्जी है। आप कहेंगे हम 2 जूल एनर्जी दे देते हैं, N1 कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में कूद जाएगा 2 जूल में, तो ये पॉसिबल नहीं है, बुझे। अब वही बात है, अब यहाँ उल्टा कर दो। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, अब मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं कि N2 कक्षा है और ये N1 कक्षा है, तो N2 कक्षा से अब N1 कक्षा में आने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। मान लेते हैं N2 कक्षा का 10 जूल है और N1 कक्षा का 5 जूल है। अब कितना एनर्जी उत्सर्जित करना पड़ेगा भाई? 5 जूल एनर्जी उत्सर्जित करेगा, तब जाकर ये कहाँ आएगा? N1 कक्षा में आएगा। तो N2 वाला इलेक्ट्रॉन, N2 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, N2 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको N1 कक्षा में जाने के लिए 5 जूल एनर्जी उत्सर्जित करना पड़ेगा, तब जाकर ये N1 कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन। 5 जूल। आपका मन होगा कि N2 कक्षा से N1 कक्षा में जाएं और हम 3 जूल एनर्जी उत्सर्जित करें। क्या हम N2, भाई आधे रास्ता में रह जाओगे, आधे रास्ता में रह जाओगे। N2 कक्षा से N1 कक्षा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को N2 कक्षा से N1 कक्षा में जाने के लिए 5 जूल एनर्जी उत्सर्जित करना पड़ेगा, तब जाकर N1 कक्षा में आएगा। गलती से भी अगर 3 जूल एनर्जी उत्सर्जित कर दिया तो फिर ये बीचे में लसक जाएगा, ये कक्षा में पहुंचे नहीं पाएगा, बुझे। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए कहाँ दिक्कत है, बुझे। चलिए नोट कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बोर मॉडल का दोष, हाँ इसका भी दोष है। चलिए मिलते हैं फिर नया वीडियो में।